हेलो दोस्तों। आज फिर से हम लोग आर्ट्स क्लास 12th के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक जैक की तरफ से जारी किया गया है उसका चैप्टर 4 पार्ट ए का चैप्टर 4 लेकर आ रहे हैं। हम लोग उससे पहले पार्ट ए का चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तीनों डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट ए का चैप्टर 4। तो मैं आपको बता दूं सारे लोगों को कि हम लोगों ने एक प्लान तैयार कर रखा है जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है क्लास 11th और क्लास 12th का, उसका हम लोग पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन बैंक का पूरा फुली सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसके लिए आपको इस चैनल को CWH आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। CWH आर्ट्स चैनल के ऊपर हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके देने वाले, समझा देने वाले, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 4 देख रहे हैं, पार्ट ए का। और अभी हम लोग क्लास 12th का दे रहे हैं और कुछ दिनों के बाद से दिसंबर में क्लास 11th का जो MCQ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्लास 11th का MCQ हम लोग कंटिन्यूस आपको देंगे ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। क्लास 11th के बच्चे भी इसी चैनल में जुड़ेंगे और क्लास 12th के भी बच्चे इसी चैनल में जुड़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे फर्स्ट जो है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या होता है कि जो दुनिया में जब राज चल रहा था अमेरिका का, उस समय सत्ता का वैकल्पिक केंद्र यानी और दूसरा क्या हो सकता है, केवल सुपर पावर अमेरिका ही रहेगा या कोई और भी रहेगा, ऐसा माना जाता है। सुपर पावर अमेरिका को ही अभी तक माना जा रहा है सत्ता का सबसे मेन शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, कि भाई टॉप लीडर है वो, वही शीर्ष पर बैठा हुआ, वही लीड कर रहा है दुनिया को। सुपर पावर अमेरिका ही है, इसीलिए सत्ता का सबसे मेन शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अमेरिका है। तो क्या दूसरा और वैकल्पिक केंद्र हो सकता है? कोई दूसरा देश हो सकता है जो अमेरिका जैसा काम कर सके, जो अमेरिका जैसा सुपर पावर बनने का प्रयास कर सके? तो ऐसा कौन सा देश है वो देखा जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है कि ऐसा कोई देश है कि जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र ढूंढ रहा है कि सुपर पावर हमेशा के लिए अमेरिका ना हो कि कोई और देश हो जाए। जैसे भारत भी ताल ठोक रहा है कि हम भी वो विश्व गुरु बनेंगे, तो भारत अलग से सुपर पावर बन, मतलब सुपर पावर तो नहीं बनना चाह रहा, बस विश्व गुरु बनना चाह रहा है। सुपर पावर की लिस्ट में चाइना है, वो बोलता है कि हम सुपर पावर बनेंगे। रसिया है, बोलता है हम सुपर पावर बनेंगे। तो सुपर पावर बनने के लिए जंग चढ़ा रहा है। अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, तीन देश अभी ऐसा है जो सुपर पावर बनने के पीछे पागलों की तरह लगा पड़ा है। तो वैकल्पिक केंद्र और क्या हो सकता है, और कौन कौन सुपर पावर बन सकता है? तो या तो अमेरिका तो बाकी ही, चीन बन सकता है या रसिया बन सकता है। यही एक बात आपको ध्यान रखना। रसिया के सुपर पावर बनने में बहुत सारी बाधाएं हैं और चीन के सुपर पावर बनने में भी बहुत सारी बाधाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका दोनों का फायदा उठाता है, दोनों का आपस में लड़ाता है, और ऐसी स्थिति में वो सुपर पावर बना हुआ, उसकी पॉलिसी अलग है। वो सुपर पावर बना हुआ ऐसे ही नहीं है, कोई भी आदमी राज करता है तो ऐसे ही राज नहीं करता है। उसके पीछे उसका कोई बहुत बड़ा प्लान होता है, बहुत गेम वाला व्यक्ति है अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोला यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई है। 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है। उससे पहले USSR था, ठीक है। बोलता है यूरोपीय संघ के दौरान संघ के कौन दो सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? कौन दो सदस्य हैं यूरोपीय संघ के जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं? तो याद रखिएगा, पहला है ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। तीसरा बोलता है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 1948 में हुई है। कब हुई है? 1948 में हुई है। आगे चौथा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई। याद रखना इसको, 1957 में हुई। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के दो सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके स्थायी सदस्य? सुरक्षा परिषद के। एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ रहा, अभी ऊपर में था सेम क्वेश्चन। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? नहीं, जर्मनी को एक कब मिलाया गया? तो 1990 में मिलाया गया था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में, याद रखना। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति से संपन्न नहीं है, यानी किसके पास परमाणु शक्ति नहीं? तो सब लोग जानते हैं कि किसके पास परमाणु शक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक से देख लीजिए। बोलता है सबसे पहला है किसके पास परमाणु शक्ति इसमें से नहीं है? तो भारत तो परमाणु शक्ति है, परमाणु पाकिस्तान भी धमकाते रहता है, ये लोग पास भी है।
चीन तो पहले से परमाणु सुपर पावर है, तो नेपाल बेचारा छोटा देश है, इसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में किस देशों ने अपनाया? किस देश ने यूरो मुद्रा को जनवरी 2002 में अपनाया है? तो याद रखना है कि 12 कितने देश अपनाया, कितने देश पूछ रहा है, तो 12 देशों ने अपनाया। सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी राजनीतिक सहयोग के लिए, राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का क्या था? यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का क्या था? तो यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था बन गया था। दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था यूरोपीय संघ है। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाई? तो ओपन डोर पॉलिसी अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो याद रखिएगा चीन था। चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। यूरोपीय संघ के झंडों में सितारों की संख्या कितनी? जो यूरोपीय यूनियन का झंडा है उसमें कितने सितारे? तो यूरोपीय यूनियन का जो झंडा है उसमें 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में एशियान उदय किस रूप में हुआ था? यूरोप में यूरोपीय संघ बना और भारत, हम लोग एशिया महादेश में एशियान बना, आसियान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका किस रूप में हुआ था, क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा इसके लिए लिखा है एक दमदार शक्ति के रूप में नहीं, सामान्य रूप में नहीं, शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के क्रम में, यानी शांति मेंटेन करना है और कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना है जिससे हम अपने एशिया महादेश के सारे देशों को आसानी से सपोर्ट कर सके और चला सके। बोलता सन 1978 में ओपन डोर खुले नीति की अपनाई पॉलिसी किसने अपनाई? तो सिंपल याद रखना चीन ने अपनाई, लेकिन कौन नेता था? कौन नेता था जिसने लगाया? तो याद रखिएगा चीन के नेता का नाम था देंग सियाओपिंग। एशियान वे या एशियान शैली क्या है? एशियान शैली का मतलब ये होता है कि मिलके काम करना। बोलता है एशियान सदस्यों में अनौपचारिक और सहयोग पूर्ण कामकाज का स्वरूप देना ही एशियान वे बोलते हैं हम लोग इसको। एशियान वे का मतलब होता है कि एशियान में जितने देश हैं उनके बीच में आपसी कार्य सहयोग को बना देता है और पूर्ण कामकाज को मेंटेन करना। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं? इसमें से कौन ऐसा देश है जो एशियान का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा भारत तो एशिया में आता है और पाकिस्तान भी एशिया में आता है, चीन भी एशिया में आता है, तो ये सब एशियान का सदस्य है। इंडोनेशिया एशियान का सदस्य नहीं है। आगे बोलता है साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन जो है उदय हुआ 1949 में। और एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G7 का सदस्य है? G7 का सदस्य एशिया में कौन सा देश है? तो याद रखिएगा जापान एशिया का अकेला देश है जो G7 का सदस्य है। जापान एशिया का अकेला देश है जो G7 का सदस्य है। ग्रुप ऑफ G7 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, 7 देशों का जो समूह होता है उसे G7 कहा जाता है। 7 देशों के समूह को क्या बोलते हैं? G7 बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन चेक देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या लिखा है? एशियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश थे? सब लोग जानते हैं एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और इसके सदस्य देश कितने थे? 10 थे, जिसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, थाईलैंड था, फिलीपींस था, सिंगापुर था। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 10। एशियान जो है उसमें भारत नहीं था, जबकि एशिया में भारत भी आता है, लेकिन टोटल अभी 10 सदस्य है। लेकिन स्थापना 4 देशों ने किया था, 5 देशों ने किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ये देश थे जिन्होंने एशियान की स्थापना की थी। उसमें अभी 10 देश है जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, सब घुसा हुआ है। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई और उससे क्या लाभ हुआ? तो 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। देखिए चीन और भारत का एक जैसा था। जैसे भारत में गरीबी थी, भारत में समस्या थी, उसी तरह चीन में भी समस्या थी। लेकिन 1978 में एक नेता आया और उसने खुले द्वार की नीति अपनाई और चीन बदल गया, पूरा बदल गया। यानी चीन इतना डेवलप जो हुआ है 1978 के बाद हुआ। 1978 से पहले चीन भारत जैसा ही मतलब क्या बोलते हैं, बैकवर्ड था, पिछड़ा था। और अचानक वो अगर डेवलप हुआ है, अचानक वो बढ़ा है, तो उस नेता का नाम देखिए यहाँ पे, उसका नेता का नाम है देंग सियाओपिंग। देंग सियाओपिंग एक ऐसे लीडर थे 1978 में जो कि लेकर आए थे खुले द्वार पॉलिसी। और खुले द्वार पॉलिसी के बाद चीन जो है जबरदस्त तरीके से मार्केट में अपना रूप जमाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज के यहाँ आ गई। और जब इंडस्ट्री आई तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो गया। भारत उसमें नहीं, भारत में 1991 में ओपन द्वार पॉलिसी अपनाया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई और उसकी सामान्य नीतियां क्या थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई और उसका सामान्य नीति क्या था? विदेश नीति था, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े सहयोग तथा एक समान मुद्रा का प्रचलन था। यूरोपीय संघ में देखिएगा एक समान मुद्रा यूरो चलता है सब जगह। पूरे यूरोपीय संघ में क्या चलता है? यूरो चलता है। एक समान पैसा चलना चाहिए, एक जैसा न्याय व्यवस्था होना चाहिए, आंतरिक मामलों में निपटारा करने के लिए होना चाहिए, मामलों का सहयोग होना चाहिए।
एशियान किस रूप से यूरोपीय संघ से भिन्न है? बोलता है बुनियादी रूप से एशियान एक आर्थिक संगठन यानी पैसे को लेकर सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन है, जबकि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक राजनीतिक संगठन, यूरोपियन यूनियन एक राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। इसका अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी एक मुद्रा है, यानी ये अलग देश की तरह काम करता है। जबकि इसमें अब सब देश अलग अलग है, लेकिन बस एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं कि संस्कृति हमारी एक जैसी रहे। बोलता है अमेरिका वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या है? अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है लोग कि बोलता है अमेरिका नहीं बढ़ेगा आगे, अमेरिका को दुनिया पीछे झुकाना चाहता है, सुपर पावर से हटाना चाहता है। तो अमेरिका को सुपर पावर से हटाने वाले 3 बड़े बड़े संगठन कौन है? पहला यूरोपीय संघ चाहता है कि अमेरिका सुपर पावर ना रहे, दूसरा एशियान चाहता है कि यूरोपीय संघ अमेरिका सुपर पावर ना रहे, और तीसरा चीन अकेले है जो धमकी दे रहा है हम तो सुपर पावर बन के रहेंगे। तो सुपर पावर बनने के चक्कर में इतना लड़ाई होता रहता है। आगे बोलता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ था? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 में रोम की संधि के दौरान हुआ था। यूरोपीय संघ में मतभेद के 2 उदाहरण दीजिए। यूरोपीय संघ में मतभेद क्या है? तो यूरोपीय संघ में मतभेद है पहला, जब इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उनके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ था। अब देखिए जो यूरोपियन यूनियन के लीडर हैं उसमें कुछ लीडर अमेरिका के साथ था, कुछ लीडर अमेरिका के खिलाफ था। अब यहाँ पे समझिए कि हम लोग यूरोपियन यूनियन का मतलब हम लोग एक हैं, और एक होने के बावजूद भी उसमें जो सदस्य है कुछ अमेरिका को सपोर्ट करता है और कुछ अमेरिका का विरोध करता है। तो इसका मतलब यूरोपीय यूनियन अपने खंड है, अपने टूटा हुआ है। और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो चलता है जो उसके अपने मुद्रा है, और कुछ हिस्सों में लेके इसको असहमति है, कुछ लोग बोलते हैं यूरो नहीं चलना चाहिए। तो आपस में ही यूरोपियन यूनियन में मतभेद है जिसके कारण ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। बोलता है यूरोपीय संसद से आप क्या समझते हैं? यूरोपीय संसद से आप क्या समझते हैं? बोलता है यूरोपीय संघ के द्वारा निर्मित एक संसद है जो राजनीतिक मंच प्रदान करती है और उसमें सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार विमर्श किया जाता है तथा परिषद और यूरोपीय आयोग के विषय में प्रश्नों को उठाया जाता है। यूरोपीय संसद ही यूरोपीय संघ की बजट को स्वीकार और अस्वीकार करता है, यानी यूरोपीय संसद ऐसी व्यवस्था है जो यूरोपीय यूनियन के बजट को स्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। यूरोपीय यूनियन से संबंधित विषयों की चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए जिस संसद का इस्तेमाल किया जाता है उसी को यूरोपीय संसद कहते हैं। आसियान के 4 उद्देश्य बताइए। जो हम लोग भारत में एशियान खुला हुआ है, एशिया के सारे देश खुले हुए, तो एशिया के सारे देशों का 4 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। तीसरा है साझे हितों में के मामलों में परस्पर सहायता को बढ़ावा देना। चौथा है समान उद्देश्यों वाले अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करना। ये 4 उद्देश्य है एशियान का। एशियान का विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? 2020 में जो इसका विजन था उसमें क्या मुख्य बात है? पहला, एशियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन। एशियान जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एशियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है कि एशियान केवल एशिया के बारे में नहीं सोचे, पूरे विश्व के बारे में सोचे। इस दस्तावेज में इस बात का पर विशेष बल दिया गया है कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, मतलब लड़ाई की जगह पे बातचीत को बढ़ावा देना, ताकि बातचीत से सारा काम किया जा सके। इसी के मद्देनजर एशियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से बैठक आयोजित की जा रही है। यानी इसका काम है युद्ध नहीं, युद्ध नहीं भाई, उस युद्ध से पहले बैठो और बैठ के डिस्कशन करो। युद्ध का कोई सोल्यूशन नहीं है, युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आगे बोलता है क्षेत्रीय संगठनों को बनने के क्या उद्देश्य है? क्षेत्रीय संगठन अपने आसपास के लोगों को मिला के, जैसे मान लीजिए भारत अगर बनाया एशिया, तो एशिया के जितने देश है सब मिलके अपने आसपास के देशों को भी तो मदद पहुंचाते हैं, जितने आसपास के देश है सबको बेनिफिट पहुंचा रहे। तो बोलता है एशियान एक ऐसा संगठन है जो अपने आसपास के देशों को भी सहायता पहुंचाता है ताकि उसके आसपास के देश मजबूत हो सके। मार्शल मार्शल योजना क्या है? ये आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सब कुछ खत्म हो गया पूरी दुनिया में, तो जो अमेरिका के सपोर्ट वाले देश थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के सपोर्ट में थे, वो टूट चुके थे, छोटे छोटे देश बर्बाद हो चुके थे। तो उस समय उससे विदेश मंत्री जो थे अमेरिका के, विदेश सचिव या विदेश मंत्री, वो मार्शल नाम था उनका, उन्होंने एक योजना बनाई कि वैसे देशों को जो कि मेरे सपोर्ट में थे, अमेरिका के सपोर्ट में युद्ध में थे और बर्बाद हो गए हैं, उन देशों को आर्थिक मदद पहुंचाना ही मार्शल योजना कहलाती है। आगे बोलता है कि एशियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों को बताइए। एशियान समुदाय का मुख्य
तीन स्तंभ है, एशियान सुरक्षा समुदाय, एशियान आर्थिक समुदाय और एशियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, और यही सबसे मेन स्तंभ है और तीनों काम करता है एक साथ। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह से अलग है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी से आज की चीन की अर्थव्यवस्था कैसे अलग है? तो याद रखिएगा, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेश पूंजी और टेक्नोलॉजी के निवेश पर उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। यानी जितना फॉरेन हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, जितना हम फॉरेन इन्वेस्टर लाएंगे, उससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, ऐसा है। चीन ने वर्तमान समय में बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है, यानी मार्केट इकोनॉमी को अपनाया है। चीन ने शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपने अर्थव्यवस्था को बाजार के अनुसार बनाया। शॉक थेरेपी का मतलब अचानक मार्केट में कुछ करने से अच्छा है कि सिस्टमेटिक हम मार्केट में घुसेंगे। चीन ने 1982 में कृषि, 1998 में उद्योग का निजीकरण कर दिया, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एग्रीकल्चर पूरा प्राइवेट है चीन में, और उद्योग भी प्राइवेट है। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की है, SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बना दिया विशेष आर्थिक क्षेत्र चीन ने। और 1950 में चीनी अर्थव्यवस्था में और खुलापन है। 1950 की तुलना में जो चीनी अर्थव्यवस्था थी उसको और ओपन कर दिया कि कोई भी आ सकता है। इसके कारण चीन आज दुनिया में कंट्रोल्ड इकोनॉमी से अलग हो गया, यानी अब चीन कंट्रोल इकोनॉमी की जगह पे कौन सी इकोनॉमी में है? मार्केट इकोनॉमी में आ गया। आगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपियन आर्थिक समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय शीत युद्ध के दौरान हुए सभी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय है। इसमें फ्रांस है, पश्चिम जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लक्समबर्ग है, ये सब शामिल है। इन संगठन का निर्माण मार्च 1957 ईस्वी में रोम की संधि के दौरान किया गया था। इस पहले 5 वर्ष में ही इस्पात के उत्पादन में 50% से अधिक वृद्धि दर्ज कराई गई थी इस संगठन के द्वारा। पंचशील क्या है? पंचशील का सिद्धांत क्या है? पंचशील हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं। भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, मित्रता का संबंध था। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एल लाई भारत की यात्रा पे थे। इसी दौरान भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते में 5 सूत्र रखे गए कि कैसे भारत और चीन दोस्ती बनाएगा। इसी 5 सूत्र को हम लोग पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। क्या क्या 5 सूत्र था? तो पहला था एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक एवं अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है कि दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और परस्पर लाभ की बात करेंगे, शांति और सह अस्तित्व का सिद्धांत है। लेकिन चीन तुरंत धोखा दे दिया। इसके तुरंत बाद 1961 में, 1954 में ये एग्रीमेंट हुआ और 1961 में चीन मेरे पर अटैक कर दिया और हम लोगों का अच्छा खासा भूमि अपने कब्जे में ले लिया। तो चीन का धोखेबाजी वाला नियम बहुत पहले से चलता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो बोलता है कि किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानी को सुलझाई, और मतलब किस तरह से यूरोपीय देश युद्ध होने के बावजूद अपने आप को डेवलप कर रखा, विकसित देशों में अपने नाम शामिल कर लिया। भारत भले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, भारत जो विश्व युद्ध के बाद अलग था, कूटनिरपेक्ष बना दिया था, लेकिन जो देश युद्ध में शामिल थे, जो बर्बाद हो चुके थे, वो देश अपने आप को इतना विकसित कैसे कर लिया? तो बोलता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनी परेशानी सुलझाने के लिए क्या क्या तरीके अपना गए। देखिए नीचे कुछ कदम लिखा गया। पहला बोलता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शीत युद्ध का भी दौर आरंभ हुआ। इससे यूरोपीय देशों को मेल मिलाप का अवसर मिला, यानी आपस में मेल मिलाप कर सका। मार्शल योजना के तहत अमेरिका भी बहुत सारे लोगों देशों को मदद किया। इसी योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिली। 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। पूंजीवादी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ता गया और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में रोम संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना भी हो गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका तेजी से राजनीतिकरण हो गया। 1992 में इस प्रक्रिया को फलस्वरूप यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग, समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार किया गया। चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्या कारण है? चीन ऐसा क्या हो गया कि उसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही? तो चीन ने बहुत अच्छा काम किया। ओपन देखिए 1978 के बाद इसका 1978 के बाद इसकी व्यवस्था बदल गई है। बोलता है शक्ति का तीसरा केंद्र है चीन। यानी अगर सुपर पावर की बात करें तो तीसरे नंबर पर सुपर पावर में कौन आता है? तीसरे नंबर पर आता है चीन। पहला नंबर पर अमेरिका,
दूसरा नंबर पर रसिया और तीसरा नंबर पर चीन। ये 3 सुपर पावर है। अभी तीसरे नंबर में चीन है और चीन का सपना है कि किसी तरह हम पहले नंबर में पहुंच जाए, हम भी सुपर पावर बन जाए। इसके पीछे का रीजन क्या है? चीन कैसे हम हमारे साथ था, भारत जैसे स्थिति उसका भी था, एकदम खराब स्थिति, उसके बावजूद चीन तीसरा सुपर पावर कैसे बन गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे बड़ा कदम वहाँ है 1978 में। हमारे देश ने ये 1991 में ही काम किया, हमारे यहाँ 1991 में काम हुआ है और चीन 1978 में ही काम कर लिया। ओपन बिजनेस पॉलिसी, खुली व्यापार नीति, खुली बाजार नीति, खुली दरवाजा, लोग बोलते हैं खुला दरवाजा। खुला दरवाजा का मतलब क्या होता है ना, कि हम दुनिया के देशों को अपने देश में बिजनेस करने के लिए आकर्षित करते हैं। दुनिया के देश को हम बोलते हैं कि आइए हमारे यहाँ पैसा लगाइए, बिजनेस कीजिए और धंधा कीजिए। लेकिन भारत 1991 में इसको लागू किया, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण, विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। और यही काम ये 1978 में किया है। 1978 में किया तो ये बहुत पहले कर चुका और धीरे 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 ये डेवलप होता चला गया, जबकि भारत इस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया। यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? यूरोपीय संघ में क्या ऐसा चीज है जिसके द्वारा लगता है कि एक क्षेत्रीय संगठन बहुत प्रभावशील होगा? तो पहले बोलते हैं यूरोपीय संघ को अनेक चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। इस महाद्वीप के देशों की भौगोलिक निकटता भी आपस में मजबूत करती है। इस महाद्वीप में लंबे इतिहास ने सभी यूरोपीय देशों को सिखा दिया है कि क्षेत्र में शांति कैसे बनाना है। इतना युद्ध हुआ है कि लोग शांति, सहयोग, ये सब में आपस में जुड़ना शुरू कर दिया है। और एक ध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था ने उन्हें बता दिया कि यदि अमेरिका के वर्चस्व का सामना करना है तो फिर जितने भी डेवलप कंट्री, जितने भी यूरोपियन यूनियन संघ है, यूरोपियन यूनियन को एक साथ जुड़ के रहना होगा, नहीं तो अमेरिका किसी को भी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो इनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए अमेरिका, देखिए किसके, अमेरिका, चीन, ये सब या विश्व की किसी बड़ी शक्ति के सामने घुटने नहीं टेके, इसके लिए यूरोपियन संघ बना दिया। यूरोपियन संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और उसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका से थोड़ा ज्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बना सकती है। यानी यूरो जो है बहुत, अमेरिका जो डॉलर में दुनिया में राज कर रहा है, वो डॉलर के लिए खतरा बना सकता है यूरो, क्योंकि विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना है। अमेरिका का अगर 10% हिस्सेदारी है तो इसका 30% हिस्सेदारी है। यानी अब आने वाले समय में विश्व में एक ही मुद्रा चलेगी, वो है यूरो। याद रखिएगा, जिस हिसाब से यूरो को लोग डेवलप कर रहा है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन बना है ना, अमेरिका जैसा देश या चीन जैसा देश जो सुपर पावर बनना चाहता है और एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, उसके वर्चस्व को खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन बना है कि अगर हम लोगों को एकजुट रहना है, यूरोप के जितने भी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन का मतलब यूरोप महादेश में जितने कंट्री है, उन्होंने यूनियन बना दिया कि सब मिल के रहेंगे, पूरा यूरोप महादेश मिल के एक साथ है। जैसे एशिया महादेश के सारे देश एक साथ मिल के रहते हैं, उसका नाम है एशियान। भारत में मतलब एशिया भारत में ही, भारत जो एशिया में था, तो एशिया महादेश के जितने देश हैं सब ने मिला के एक संगठन बना रखा है एशियान। उसी तरह यूरोप महादेश के जितने देश हैं सब ने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है यूरोपियन संघ। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था एक मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की चुनौती दे सकने की क्षमता है। जी, बोला कि भारत और अगर चीन आपस में मिल जाए तो दुनिया को टक्कर देने का पावर है इसके पास, लेकिन कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि चीन का अलग रास्ता, भारत का अलग रास्ता। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दोनों की जनसंख्या अगर देखें, चीन और भारत का तो 200 करोड़, मतलब पूरी दुनिया की जनसंख्या से सबसे ज्यादा है। दोनों देशों ने नई व्यवस्था अपनाई है। देखिए दोनों देशों में क्या क्या है, तो व्यापार नीति है, उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, ये सब चीज लगा हुआ है। यानी चीन और भारत अगर मिल गया सर किसी तरह से तो दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर चीन और भारत मिल जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि दोनों देश विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य भी हैं और दोनों देश में इतना पैसा है कि अमेरिका से ज्यादा पैसा ये लोग लेता है। लेकिन ये लोग अलग अलग है इसके कारण। आगे बोला है कि चीन और भारत तस्करी रोकने, नशीली दवाओं के उत्पादन, वितरण, प्रदूषण फैलाने के कारकों, आतंकवादी गतिविधि को रोकने में पूर्ण सहयोग देकर विश्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन चीन करेगा तब तो। आगे लिखा है मुल्कों में शांति, समृद्धि, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी हुई। यानी कोई भी दुनिया का देश अगर वो चाहता है कि शांति के साथ रहे तो उसके लिए उसे संगठन बनाना ही पड़ेगा, उस संगठन में सारे देशों को शामिल होना ही पड़ेगा। नहीं तो आज के समय में जिस हिसाब से बेरोजगारी है, गरीबी है, जिस हिसाब से तबाही है, अगर देश आपस में युद्ध करता है तो युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारे देश बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सारे देशों के बीच में शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाए जाए ताकि ये देश अच्छा कर सके।
एक क्वेश्चन है, भारत और चीन विवाद के मामलों की पहचान करें। मतलब भारत और चीन में क्या क्या विवाद था। तो याद रखिएगा, चीन और भारत में विवाद था पहले 1950-51 में, तिब्बत को पर चीन के आक्रमण के समय भारत जो उसको सपोर्ट कर दिया था तिब्बत को, इसके कारण एक विवाद शुरू हो गया। दूसरा, दोनों देशों में एक रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो दोनों देशों की सीमाओं की रेखा को मैकमोहन, यानी भारत और चीन के जो बॉर्डर पर सीमा है, और इस सीमा का जो रेखा है उस रेखा का नाम होता है मैकमोहन रेखा। इसमें भी चीन का विवाद है। चीन बोलता है नहीं, ये रेखा हम नहीं मानेंगे, आप हमारे अंदर घुस गए। यानी चीन जो है भारत का कुछ हिस्सा को अपने अंदर लेना चाहता है। और पाकिस्तान 1965-1971 में जब भारत से हारा, तो चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसको सहायता की थी, उसको हथियार दिया था। इसलिए भारत और चीन के बीच में तनाव पैदा हो गया। यार हम पर जो आक्रमण कर रहा है उसको तुम सपोर्ट कर रहा है, और जब तुम उसको सपोर्ट करेगा तो तुम भी मेरा दुश्मन है। ये है भारत और चीन के संबंध जो विवादित थे। और ये हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 5 में जाएंगे, जहाँ पे आपको बताएंगे समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। ये हम लोग विश्व, देखिए पॉलिटिकल साइंस में दो चीज पढ़ना है आपको। अगर पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे तो दो चीज आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है विश्व की अर्थव्यवस्था। विश्व की अर्थव्यवस्था मतलब पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है। तो हम लोग पूरे विश्व की का पॉलिटिक्स देख रहे हैं, पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स देखने के बाद हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि भारत का पॉलिटिक्स कैसा है। तो हम लोग अभी पार्ट बी में पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का पॉलिटिक्स, भारत में राजनीतिकरण कैसा है, भारत का पॉलिटिक्स कैसा है। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में।